नाउ दिस इन वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके दो स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड है डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी सेम ग्रुप के जो जॉब्स हैं उसको एक ही क्या करते हैं उसमें स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन अ माइंड ऑफ फंक्शन और अ जॉब, देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शनल structure. For example, all the jobs related to production are grouped in a production department, related to sales in a sales department, related to purchase in a purchase department, and so on within a departments also grouping in a done of the specialized functions. Even territories wise grouping is also individual, including in functional structure like the north region, south region. ठीक है, for example the production department can be further classified into a store department, quality control department, assembly department, etc. Within a each department and sub department, a chain of a superior and a subordinate is created a work systematically. इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने क्या किया है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया है, बट उसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो दिया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड, अब उसमें क्या कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आपने अलग बनाया है, असेंबली डिपार्टमेंट आपने अलग बनाया है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्क क्या कहते हैं सिस्टमेटिकली असाइन करते हैं। ओके, अब इसकी मेन एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए। फर्स्ट है आपका एडवांटेज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स इसके अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हम जो बनाते हैं, ठीक है, उसको मेन प्रमोट करने के लिए, दैट मीन्स उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसका मेन जो जॉब मैंने असाइन की है उसी के मुताबिक वो टास्क को कंप्लीट करेगा। बट कैसे, उसके अंदर उसका स्पेशलाइजेशन होता जाएगा। जैसे जैसे वो रिपीटली वर्क करता जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, स्पेशल बन जाते हैं। सेकेंड है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट। इसके अंदर अलग अलग ग्रुप के एक ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो ईजिली सुपरवाइजन को क्या होता है, बेटर उसको कंट्रोल करने में ईजीनेस होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्मॉल यूनिट हो जाता है और एक ही डिपार्टमेंट होता है तो उसके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है उसको उस पर कंट्रोल करने में ईजीनेस होता है। इंक्रीज मैनेजरिकल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब जैसे क्या हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रॉफिट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देखिए कि क्या होगा कि हमने क्या किया, फंक्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि मैनेजर को उन सबको मैनेज करने में बहुत ईजीनेस होगा, तो उनकी मैनेजिकल क्या होगी, इंक्रीज होगी और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एफर्ट्स। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि ओवरलैपिंग होने में बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को आपको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट में एक तो डिवाइड कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, उस स्ट्रक्चर ऐसा बनाया ही, स्ट्रक्चर ऐसा गया है कि हर एक काम को, हर एक चीज़ को, हर एक व्यक्ति को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम बता देते हैं तो उसका डुप्लीकेशन एफर्ट्स होने के चांसेस ही नहीं रहते हैं। ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हर किसी को उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, काम को डिवीज़न कर देते हैं तो उसको उसके मुताबिक ही ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है तो वो मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, उसके डिपार्टमेंट का इजीनेस जो क्वालिटी मेंटेनेंस है तो उसको जो एम्प्लॉय उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने वाला है उसी को उसके मुताबिक उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अलग से किसी और को ट्रेनिंग नहीं पड़ेगी तो ट्रेनिंग देने में भी इजीनेस हो जाता है। ड्यू अटेंशन टू अ डिफरेंट फंक्शंस, उसके अलावा जो अलग दूसरे फंक्शंस हैं उसको भी हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग हम ध्यान दे सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरलैप ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये रहता है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, उसको मेन ध्यान पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो मेन क्या होता है, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि आपको अपना खुद का इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्या करना है, इंटरेस्ट, गोल। ये ऑर्गेनाइजिंग हमने की क्यों है, क्योंकि मैंने प्लान्स किया था। प्लान क्यों किया जाता है, क्योंकि मेरा कोई गोल है और उस गोल को मुझे अचीव करना है। पर अब क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अगर बनाए जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है कि मुझे
मुझे तो यही काम करना है, मुझे जितना बोला गया है मैं उतना ही काम करूँगा। उसके आगे जो उससे रिलेट करते हैं डिपार्टमेंट, उनके रिजल्ट से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके लिए ये फेल होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन। सच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फंक्शन सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। वो क्या करते हैं कि अपने आप को ही डिपार्टमेंट क्या करता है, सुपीरियर मानने लग जाता है, और ज़्यादा वो क्या करता है कि अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ठीक है, उनको जो ट्रेनिंग दी गई, स्किल्स दे गया, उसी एरिया के अंदर उनको क्या किया जाता है, बाउंड किया जाता है। उसको अनदर डिपार्टमेंट में कोई भी ट्रांसफरेबल नहीं किया जाता है। हो सकता है कि उसको अगर दूसरे एम्प्लॉय को अगर हम कुछ और भी ट्रेनिंग दे तो उससे ज़्यादा वो वेल परफॉर्म कर पाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति उसको रखा गया है उसी के अंदर उसको रखा जाता है फंक्शनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फंक्शन से रिलेटेड है, उसके काम से रिलेटेड। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया गया है, मैंने पहले ही बताया तुमको कि उसमें इंटरेस्ट क्या रहता है। हमको गोल मेन क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना होता है, बट हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट लेकर बैठ जाता है। तो हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट जब लेके जाता है तो मेन क्या आ जाता है कि इसमें सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, डिस्काउंट देना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको सेल बढ़ानी है। पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करता है कि नहीं, उसके रेवेन्यू इससे क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का क्या काम है कि ज़्यादा प्रॉफिट देना। अब प्रॉफिट कब आएगा, जब रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। रेवेन्यू अगर कम आएगी तो उसका प्रॉफिट लॉस होगा। तो वो इंटरेस्ट क्या है कि मैंने तो सेल बढ़ा के बताया पर रेवेन्यू यहाँ पर कम हो गई, यानी हर कोई अपने इसमें उनके इंटरेस्ट में झगड़े पैदा होने के चांसेस रहते हैं। डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है, फेल्यूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है, सेल्स डिपार्टमेंट में बी बाम प्रोडक्शन फॉर अ पुअर क्वालिटी। अब वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन आउटपुट में पास द ब्लेम ऑफ अ परचेज फॉर अ लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स परचेज में बी टू अ लेस फाइनेंस गिवन द फाइनेंस डिपार्टमेंट सो ऑन। अब इसमें क्या होता है कि हर कोई अपना आंसरेबल क्या करता है, किसी और के मत्थे मरने की कोशिश करते हैं कि इसकी गलती के कारण हमारा ये सही साट नहीं हो पाया काम, मेरा प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन में क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हुआ है, लेस फाइनेंस प्रोवाइड हुआ। अब लेस प्रोवाइड हुआ तो मैं अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं लेके आया, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं लेके आया, इसलिए मेरी लो क्वालिटी है। और सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकी लो क्वालिटी होने के कारण हमारा सेल्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। तो वो क्या करते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर उसका जो आंसरेबल देना होता है वो उसमें बहुत सारे झगड़े होने के चांसेस रहते हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ functional structure. Now next, in a next